हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। हमने पिछली क्लास में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आज हम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि पिछले कई एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्पेशली डायोड्स सेक्शन से। ओके, उसे भी हम इसमें अच्छे से कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली साइंस की और टेक्नोलॉजी की बेसिकली वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के बारे में बात की जाती है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए कम्युनिकेट करना। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि जो आप मोबाइल फ़ोन से और टेलीफोन से करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही कहा जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है। इवन जो मैसेजिंग करते हैं, हम चैट करते हैं, वो सभी ई कम्युनिकेशन में ही आता है, उसी का हिस्सा है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं, जिसमें सबसे पहले आती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यूस सिग्नल्स पे काम करती है। ओके, ये सिग्नल्स कंटिन्यूसली ऑपरेट करते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल या वो एग्जाम्पल बेसिकली एनालॉग वॉचेस हैं, जो आपने देखी होंगी, इस तरह की दिखती हैं, राउंड होती है। अब ये वॉच जो है वो एक्चुअली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम नहीं करती, बट उसका अच्छा एग्जाम्पल है। ये बेसिकली क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। अब ये वॉच जो है, जब तक इसकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगी, इसकी बैटरी ख़त्म नहीं हो जाएगी, तब तक ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ओके, इसी तरह सेंसर्स होते हैं। अगर आपने मोशन सेंसर बल्ब्स देखे हों तो उसके सामने से जब भी कोई निकलता है कुछ मीटर्स पर, 2, 5 या 10 मीटर्स के दायरे में, तो वो बल्ब अपने आप जल जाता है। ओके, ऑन हो जाता है बेसिकली। तो वो सेंसर कंटिन्यूस काम करता है, कंटिन्यूसली वेव्स को भेजता है ताकि किसी भी मोशन को डिटेक्ट कर सके। ये होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बाइनरी फॉर्मेट में काम करती है। इन्फॉर्मेशन जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स हैं सेलफोन्स और डिजिटल कैमरास। ओके, फिर आते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का वो पार्ट, वो छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, जिनमें ट्रांजिस्टर्स, जो कि हमने कंप्यूटर्स जनरेशन्स में पढ़ा था, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स लगे होते हैं, वो सभी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। ये आपको किसी भी इक्विपमेंट के बाहर नहीं दिखेंगे, बट एक इक्विपमेंट को बनाने में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, उसके बाद आते हैं सर्किट डिज़ाइंस। सर्किट जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीस हमने पढ़ी थी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होती हैं, चिप्स जिन्हें कहते हैं, वो इस ब्रांच का ही हिस्सा है। अब सर्किट डिज़ाइन बेसिकली लॉजिक डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन का एक इनके बीच की एक स्टेज है बेसिकली। ओके, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट, ऑप्टो लाइट, इतना याद रखना है आपको बस। लाइट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी लाइट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें एलईडीज आ जाती हैं, डिस्प्लेस और सोलर सेल, ऑप्टिकल फाइबर, ये सभी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा हैं। ओके, फिर आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे इक्विपमेंट्स बनाना जिनसे इलेक्ट्रिसिटी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, जिसमें मेन है रेक्टिफायर और इन्वर्टर। रेक्टिफायर अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और इन्वर्टर डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है, जिससे अल्टरनेट करंट को हम अपने घरों में यूज़ कर सकें। ओके, मेनली ईवीज़ में आज के समय में ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सीधी बात है, ऑडियो से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स बनाए जाते हैं वो सभी इसमें आते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन्स, रेडियो रिसीवर्स, टेप रिकॉर्डर और स्पीकर्स जिन्हें हम कहते हैं, एम्पलीफायर्स। ओके, फिर आते हैं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए, आज के समय में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है और फ्यूचर भी यही है। ओके, अगर आपने देखा हो, सैमसंग और कई कंपनीज अब फोल्डेबल स्मार्टफोन्स रिलीज़ करती हैं। ओके, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए जो डिस्प्लेस बनती हैं उनमें नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाता है। उसके बिना फोल्डेबल चीज़ को बनाना पॉसिबल है ही नहीं।
ओके, यानी कि नैनो मतलब साइज पर बेस्ड है, इतने ज़्यादा कुछ नैनोमीटर्स की होती है, 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती हैं ये टेक्नोलॉजीज़, और बहुत ही नाजुक होती हैं, लेकिन इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें ईजिली डैमेज नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम जो फोल्डेबल डिस्प्लेस को आपने देखा होगा, उन्हें कितनी भी बार फोल्ड कीजिए, ओपन कीजिए, वो इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती। तो ये होती है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी की। अब इंडिया में एक क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का देखते हैं। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट बना, जिसके पहले चेयरमैन थे MGK मेनन, और पहला ट्रांजिस्टर भी इंडिया में 1970 में ही यूज़ किया गया। फिर 1974 में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस्टेब्लिश की गई। 85 से 90 के बीच 7th 5 ईयर प्लान जो था, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बहुत प्रायोरिटी दी गई, और इसी के चलते 87 में प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड सेटअप किया गया सुपर कंडक्टिविटी और उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। फिर 2012 में इंडिया की पहली नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आई 2012, और आगे चलकर उसका एक इवॉल्व्ड वर्जन नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 के रूप में हमने देखा। फिर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सेपरेट मिनिस्ट्री के तौर पर सेटअप की गई, जो पहले सिर्फ एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, इन इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स और इनके स्टैब्लिशमेंट ईयर्स जो हैं वो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, एग्जाम में ज़रूर आते हैं ये। ओके, जिसमें सबसे पहला है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ये ISO 9000 जो स्कीम है वो इससे ही रिलेटेड है। इसे 1980 में इस्टेब्लिश किया गया था इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट के लिए, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके बाद CMAT सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी 1990 में सेटअप किया गया, और इसके 3 सेंटर्स हैं, पुणे, हैदराबाद और थिसरूर में। फिर समीर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च 1984 में बना। ओके, और ये पहले सिर्फ एक माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च सेंटर था, जिसे बाद में एक फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1984 में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशन इंडिया में बेल, 2 हैं, बेल और भेल। भेल 1964 में सेटअप किया गया था, और बेल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में सेटअप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर में। IISc एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया में 1909 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर्स नहीं सॉरी, ये इंस्टीट्यूट जो है वो बेंगलोर में है, और इसे टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके इस्टेब्लिशमेंट में जमशेद जी टाटा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उनके सपोर्ट से ही ये इंस्टीट्यूट सेटअप हो पाया था। उसके बाद आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, 1945 में बना मुंबई में। अब देखिए, ये इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कुछ जो हैं उनकी हिस्ट्री में आपको पढ़ना सजेस्ट करूंगा। जैसे TIFR है, बार्क है, इनकी हिस्ट्री पढ़ना, CSIR है, इनकी हिस्ट्री पढ़ना। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर, आधा घंटे का टाइम भी निकाल कर इन्हें पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वो रहेगा। ओके, उसके बाद आती है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, 1947 में बनी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में बना, कोलकाता में। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर सीरी, ये 1953 में बना, राजस्थान में इसके ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद आता है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 1954 में बना, बॉम्बे अगेन, और ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। फिर आता है CSIR का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1975 में बना, थिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर्स है, ये इंस्टीट्यूट सेटअप है, सॉरी। अब आते हैं कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स पर। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। कंडक्टर्स बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करते हैं, ठीक है, यानी कि उनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है वो आसानी से हो सके, वो होते हैं कंडक्टर्स, जिसमें मेनली आज के समय में हम कॉपर देखते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर।
क्योंकि सिल्वर इतना ज़्यादा महंगा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कॉपर मेनली यूज़ किया जाता है। लेकिन आज के समय में ईवीज़ में और सोलर पैनल्स, जो कि एक फैशन टेक्नोलॉजी आज के समय में, और फ्यूचर भी यही है, हर कोई सोलर पैनल्स अपने घर में भी इंस्टॉल करवा रहा है, ईवी हर कोई यूज़ कर रहा है और ये फ्यूचर भी है। इनमें सिल्वर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सिल्वर की हाई कंडक्टिविटी की वजह से, और यही कारण है कि आज के समय में सिल्वर का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद आते हैं नॉन कंडक्टर्स। अब नॉन कंडक्टर्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को नहीं होने देते। ठीक है, सीधा सीधा एग्जांपल है लकड़ी या रबर, इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो सकता। लकड़ी में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, ओके, रबर में से नहीं हो सकती। इन्हें इंसुलेटर भी कहा जाता है, इंसुलेशन के लिए यूज़ इन्हें किया जाता है। जैसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं, और जब वो किसी कनेक्शन को या फिर किसी टूटे हुए तार को जोड़ने के लिए जाते हैं तो वो रबर के ग्लव्स पहन कर जाते हैं, तो वो इंसुलेटर का काम करते हैं। ओके, सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए, सेमीकंडक्टर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक प्योर होते हैं और एक इम्प्योर होते हैं, जिनमें प्योर इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है ये सेमीकंडक्टर है। ओके, यानी कि इनकी जो कंडक्टिविटी की लेवल है वो एक नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। ठीक है, यानी कि ना तो ये पूरी तरह से कंडक्टर हैं और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब प्योरेस्ट फॉर्म में सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स कहे जाते हैं। अब जब इनमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं, डोप किया जाता है बेसिकली, जब इनमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है तो उस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। तब ये बनते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। इसके एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता, इनमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के बाद ही इन्हें यूज़ किया जाता है। और लेकिन इनका मेजर यूज़ है एक बेस मटेरियल के तौर पे इन्हें यूज़ करना डोपिंग के लिए, ताकि ये एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन सके। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के बाद ही बनते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मान लीजिए यह है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी और अब ये बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। ये ज़रूर याद रखना। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप में जो इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं वो होती हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमोनी। अब इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है इन कंपैरिजन टू पी टाइप। ऑल्दो दोनों की ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो एन टाइप की कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। पी टाइप में जो इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं वो होती हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये होते हैं, लोअर कंडक्टिविटी होती है इन कंपैरिजन टू एन टाइप। ओवरऑल इनमें कंडक्टिविटी लो नहीं होती। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, इन्हें दो या ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। इनकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज़्यादा होती है और इन्हें हाई फ्रीक्वेंसी और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि एलईडी, लेज़र डायोड्स, हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बनते हैं उन्हें ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। इन्हें ओलेड और एमोलेड डिस्प्लेस जो होती हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ओलेड में जो ओ है इसका मतलब ही ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, और ये डिस्प्लेस में यूज़ किया जाता है, मेनली लैपटॉप्स और फोन्स की डिस्प्लेस में। अब कुछ टर्म्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, इनके ज़्यादा गहराई में आपको जाने की उतनी नीड नहीं है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। आप बस इन्हें एक बार पढ़ लीजिए और इनसे फेमिलियर हो जाइए। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये चार तरीके से होता है, थर्मल एक्साइटेशन से,
यानी कि हीट के ज़रिए, टेम्परेचर के ज़रिए। इम्पैक्ट आयनाइजेशन यानी कि टकराव के ज़रिए, ओके, एटम्स के कोलिजन से। ऑप्टिकल एक्टिवेशन यानी कि लाइट फोटॉन्स के ज़रिए। और इम्प्योरिटी इंजेक्शन यानी कि डोपिंग प्रोसेस के ज़रिए। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है, इसीलिए इसमें मैंने इंक्लूड किया है आपके लिए। अब कुछ सेमीकंडक्टर्स और उनके यूजेस। जर्मेनियम, जिसे ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स में यूज़ किया जाता है। देखिए, सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर था वो जर्मेनियम ही था, उसमें ही यूज़ किए जाते, मतलब जर्मेनियम को ही यूज़ किया जाता था ज़्यादातर ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स बनाने में। लेकिन बाद में सिलिकॉन के आने से काफ़ी कुछ चेंज हो गया, और सिलिकॉन के आने से बनी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स में भी फिर सिलिकॉन ही यूज़ हुआ। सोलर सेल्स, कंप्यूटर चिप्स, सभी में सिलिकॉन यूज़ होता है आज के समय में। उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, जो मेनली लाइट एमिटिंग डायोड्स में यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड और गैलियम नाइट्राइड, जिसे मेनली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हाई पावर और हाई थर्मल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। क्यूबिक बोरॉन आर्सेनाइड, जिसे हाई थर्मल कंडक्टिविटी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा इंडियम फॉस्फाइड, एंटीमोनी सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड भी सुपर कंडक्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। अब बैंड गैप। बैंड गैप बेसिकली सेमीकंडक्टर्स की जो एबिलिटी होती है, जो सूटेबिलिटी होती है एप्लीकेशंस के लिए, उसे डिसाइड किया जाता है बैंड गैप प्रोसेस के जरिए। ओके, अब आते हैं सुपर कंडक्टिविटी। बहुत ही सिंपल है। ऐसे मटेरियल्स जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जिनकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाए। रेजिस्टिविटी यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को रोक नहीं सकते, और वो रेजिस्टिविटी जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर किसी मेटल की या सब्सटेंस की ज़ीरो हो जाती है, तो इस फिनोमेना को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। यानी कि अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है इस मटेरियल में से वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए अब ये सुपर कंडक्टर बन चुका है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पर किसी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाए तो वो बन जाता है सुपर कंडक्टर, और इस फिनोमेना को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये फिनोमेना होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है TC से। ओके, और इसे सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है इस टेक्नोलॉजी को। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरी और एक इफेक्ट है। BCS थ्योरी, जो बेसिकली बार्डीन, कूपर और शाइफर थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी है, और इसके हिसाब से सुपर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स के जुड़ने से होती हैं, कपलिंग से होती हैं, और इसको कूपर बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद माइसनर इफेक्ट। माइसनर इफेक्ट का सबसे बड़ा यूज आज के समय में मैगलेव ट्रेन्स में किया जाता है। मैगलेव ट्रेन बेसिकली मैग्नेटिक लेविटेशन पर बेस्ड रहती हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन पर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूज, मैग्नेटिक फोल्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का इस तरह यूज किया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को कुछ लिमिटेड दूरी तक, यानी कुछ मिलीमीटर्स तक ही ग्राउंड सरफेस से ऊपर उठाया जा सके, ताकि ऐसा लगे कि वो हवा में उड़ रहा है। और ये टेक्नोलॉजी आज के समय में यूज़ की जा रही है मेनली जापान और चाइना में ट्रेन्स बनाने के लिए। वहाँ की जो ट्रेन्स हैं वो ऐसे चलती हैं जैसे कि हवा में उड़ रही हों, और हाई स्पीड अचीव कर लेती हैं। ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड अचीव कर लेती हैं मैगलेव ट्रेन्स, जो कि मेनली शंघाई और जापान में भी बन रही हैं। अब इंडिया में सुपर कंडक्टिविटी रिसर्च 1987 में प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड सेटअप हुआ, और फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल सुपर कंडक्टिविटी प्रोग्राम शुरू हुआ 88-89 में। फरवरी 1991 में नेशनल सुपर कंडक्टिविटी प्रोग्राम और प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड को मर्ज कर दिया गया नेशनल सुपर कंडक्टिविटी एंड टेक्निकल बोर्ड में। अब सुपर कंडक्टिविटी रिसर्च जो इंडिया में है वो मेनली हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स पर बेस्ड है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट सुपर कंडक्टिविटी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इंडिया में, जिसमें TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, IISc बेंगलोर, बार्क, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम 1975 में, सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। ये सभी इंस्टीट्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस फील्ड में आज के समय में। ओके, नेशनल सुपर कंडक्टिविटी मिशन 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इन कोलैबोरेशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में। इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2017। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से MPPSC में आए हुए हैं पहले भी। इसमें सबसे पहले इंडक्टर्स। इंडक्टर्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करते हैं। आपने अपने घरों में जो भी इंडक्शन कुक टॉप देखे होंगे जिस पर आप खाना बनाते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होते हैं। ओके, इसकी यूनिट होती है हेनरी। अब दूसरी तरफ रेजिस्टर्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इसकी यूनिट है ओम, और ये दो तरह के होते हैं, लीनियर रेजिस्टर और नॉन लीनियर रेजिस्टर्स। फिर आते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स एक ओपन सर्किट की तरह ही होते हैं और ये एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में स्टोर करते हैं, और इन्हें मेनली पावर सप्लाईज में यूज़ किया जाता है, अल्टरनेटिव या डायरेक्ट करंट में, और इसकी यूनिट होती है फैराडे। अब कैपेसिटर्स दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड कैपेसिटर्स में आते हैं सेरामिक, इलेक्ट्रोलिटिक, फिल्म कैपेसिटर्स, टैंटलम कैपेसिटर्स, एयर वेरिएबल कैपेसिटर्स और ट्रिमर कैपेसिटर्स। ये हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स के रूप। देखिए, कैपेसिटर्स कुछ जो है वो एक बैटरी की तरह होता है। फर्क ये होता है कि बैटरी जो है वो एनर्जी को लंबे समय तक स्टोर कर सकती है, लेकिन कैपेसिटर बहुत ही छोटे समय के लिए एनर्जी को स्टोर रख सकता है, जो कि मेनली यूज़ किया जाता है एक प्रोफेशनल कैमरास जो होते हैं उसके फ्लैश में, प्रोफेशनल कैमरास के फ्लैश में, जो कि मेनली जेनन, आपने अगर सुना हो, जेनन के फ्लैश जो होते हैं वो हाई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन बहुत ही छोटे समय के लिए प्रोड्यूस करते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, डायोड। डायोड एक सेमीकंडक्टर होता है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करता है, यानी कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। ये होते हैं डायोड। इसके एक एंड पर लो रेजिस्टेंस होता है और दूसरे एंड पर हाई रेजिस्टेंस होता है। अब डायोड कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है PN जंक्शन, जिसे रेक्टिफायर्स में यूज़ किया जाता है। रेक्टिफायर बेसिकली AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं जीनर डायोड, जिन्हें एवलांशे डायोड भी कहते हैं, और ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, डिजाइंड टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस एंड कंडक्ट हाई रिवर्स करंट एट ब्रेकडाउन। इसे वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ किया जाता है मेनली। फिर लाइट एमिटिंग डायोड, ये तो आपने ज़रूर सुना ही होगा, LED, और ये एक ट्रांसपेरेंट PN जंक्शन डायोड होता है। इसमें मेनली गैलियम आर्सेनाइड यूज़ किया जाता है और डिस्प्लेस और इंडिकेटर्स जो होते हैं वो इसके ही बनाए जाते हैं। लेज़र डायोड, लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेशन बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, इट वर्क्स लाइक LED बट इंस्टेड ऑफ लाइट एक लेज़र बीम प्रोड्यूस होती है। ये LED की तरह ही काम करता है, लेकिन लाइट की जगह इसमें लेज़र बीम प्रोड्यूस होती है। इसे बारकोड रीडर्स, जिन्हें आपने सुपरमार्केट्स में ज़रूर देखा होगा, लेज़र पॉइंटर्स और ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ किया जाता है। फोटोडायोड, ये लाइट को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसमें सेंसर्स और डिटेक्टर्स, जो कि बेसिकली मेटल डिटेक्टर्स जो होते हैं, वो इस पर ही काम करते हैं। फिर आते हैं स्कॉच की डायोड। ये अपनी फास्ट स्विचिंग स्पीड के लिए यूज़ किए जाते हैं और लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप के लिए। इन्हें हॉट कैरियर डायोड भी कहा जाता है।
या फिर लो वोल्टेज डायोड और स्कॉच की बैरियर डायोड भी कहा जाता है। वैरेक्टर डायोड ये हमेशा रिवर्स कंडीशन में काम करता है, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर सेक्शन में, एलसी ट्यून सर्किट्स या फिर कलर टीवी रिसीवर्स में यूज किया जाता है। टनल डायोड एक्सट्रीमली फास्ट स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है और ये एक पीएन जंक्शन डायोड है हाई डोपिंग के साथ। डोपिंग हमने बात की थी अभी, इम्प्योरिटीज को ऐड करना बेसिकली। तो यह है टनल डायोड और इसे ऑस्किलेटर्स और एम्पलीफायर्स में यूज किया जाता है। एफआरडी फास्ट रिकवरी डायोड और सिलिकॉन कार्बाइड डायोड्स। एफआरडी जो होते हैं उन्हें डिजाइन किया जाता है रैपिड स्विचिंग और शॉर्ट रिवर्स रिकवरी टाइम के लिए। सिलिकॉन कार्बाइड डायोड्स एडवांस्ड सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं जिनमें सुपीरियर पावर हैंडलिंग होती है और हाई एफिशिएंसी और पावर फास्टर स्विचिंग के लिए यूज किए जाते हैं। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रॉनिक पावर कन्वर्टर है जो एसी को स्टेबल डीसी में डायरेक्ट करंट वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। और रैपिड स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं। इसे प्राइमरीली फास्ट रिकवरी डायोड्स, एफआरडी, स्कॉच की या फिर सिलिकॉन कार्बाइड डायोड्स में यूज किया जाता है। उसके बाद फ्यूज़ आपने ज़रूर अपने घरों में देखा होगा। आपके जो स्विच बोर्ड होते हैं उसमें ज़्यादातर कंडीशंस में एक छोटा सा यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, उसे फ्यूज़ कहा जाता है। ये मेनली टिन या लेड का बनाया जाता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लो। इसका एक काम है पूरे सर्किट को शॉर्ट सर्किट होने से बचाना, यानी कि जब इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, इस कंडीशन में जब सडनली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इलेक्ट्रिकल फ्लो के वजह से, तो ये फ्यूज़ जो होता है वो पूरे सर्किट को शॉर्ट होने से बचाता है और डिस्कनेक्ट एक तरह से सर्किट को कर देता है। फिर आते हैं रेक्टिफायर और इन्वर्टर पर। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। रेक्टिफायर एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, ओके, और इन्वर्टर जो होता है वो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है ताकि हम घरों में एसी यूज़ कर सकें। एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, एयर कंडीशनर वाला नहीं है। अब एग्जांपल के लिए सोलर पैनल्स जो आजकल घरों में इंस्टॉल किए जाते हैं, सोलर पैनल्स डायरेक्ट करंट लेते हैं और इन्वर्टर उस डायरेक्ट करंट को होम यूजेबल अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है। और रेक्टिफायर अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में यूज़ करता है, जो कि मेनली आज के समय में ईवीज में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। उसके बाद ट्रांजिस्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंप्यूटर जनरेशंस में, और इसे जॉन बार्डीन ने बेल लैब्स में बनाया था। अब इसे यूज़ किया जाता है एम्पलीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को या फिर इलेक्ट्रिकल पावर को। इसके 3 एंड्स या 3 टर्मिनल्स होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमिटर। एमिटर में नेगेटिव लोड होता है, कलेक्टर में पॉजिटिव लोड होता है और बेस जो होता है वो ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इसे चिप भी कहा जाता है और 1958 में जेएस किल्बी ने इसे डेवलप किया था। और कई तरह के आईसीज होती हैं, जैसे कि एनालॉग आईसीज, इसे लीनियर आईसी भी कहा जाता है, डिजिटल आईसी, मिक्स्ड आईसी, प्रोग्रामेबल टाइमर, कंपैरेटर, स्विचिंग आईसी, ओके। अब बैटरी जो आपके फ़ोन्स में होती है, इन्वर्टर्स में होती है, ऑलमोस्ट हर चीज़ में आजकल बैटरी होती ही है। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, ओके। मल्टीमीटर एक मेजरमेंट डिवाइस है जिसे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूएसबी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, जैसे अजय भट्ट ने बनाया था इंटेल में। अब एक चीज़ ये है कि यूएसबी जो है उसे 127 अप टू 127 पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब ये कुछ आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं। आपने कई बार देखा होगा
कुछ चीज़ों पर ISO नंबर्स लिखे होते हैं, ISO 9001 2015, ओके, 14001 2018, ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। अब उनका कुछ मतलब होता है। ये बेसिकली मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेशन होते हैं, ओके, और हर नंबर का कुछ अलग मतलब होता है। और ये नंबर्स जो हैं ये आपके लिए पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इन जनरल टर्म्स भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे बस आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। जैसे कि ISO 9000 सीरीज़ जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती है, 14000 जो है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, 22000 जो है वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, मेनली फैक्ट्रीज वगैरह में, ओके। अब 13485 मेडिकल डिवाइसेस के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, फाइनेंशियल सर्विस मैसेजिंग के लिए 20022 ISO 26000 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। अब आते हैं लॉजिक गेट पर। लॉजिक गेट बेसिकली एक सर्किट ही होता है, लेकिन जब भी हम एक कंप्यूटर को इनपुट देते हैं ना, तो वो अपना लॉजिक ऑपरेशन यूज़ करता है। ये बेसिकली वही है, लॉजिक गेट के ज़रिए होकर ही हमें कोई भी आउटपुट मिलता है। अब लॉजिक गेट्स कई तरह के होते हैं जिसमें सबसे पहला है एंड गेट, ओके। इसे डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है और एंड गेट ट्रू सिर्फ तब देगा, दो कंडीशंस होती हैं, ट्रू और फॉल्स, ओके। तो एंड गेट ट्रू सिर्फ तब देगा जब दोनों इनपुट्स जो हैं या दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होंगी, वरना हर कंडीशन में ये फॉल्स ही देगा। इस टेबल में आप देख सकते हैं 0 0 ये फॉल्स है, तो उसने आउटपुट जो है वो 0 दिया है। 0 1 यानी कि सिर्फ एक ट्रू है, तब भी उसने फॉल्स ही दिया है क्योंकि इसे दोनों ही ट्रू चाहिए। लास्ट कंडीशन में 1 1 दोनों ट्रू हैं, तो उसने रिजल्ट भी 1 दिया है, तो यानी कि ट्रू दिया है। और गेट, इसे प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये रिजल्ट ट्रू ही देगा, वरना फॉल्स देगा। यानी कि पहले में आप देख सकते हैं फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स, दूसरी कंडीशन में एक ट्रू है तो इसने रिजल्ट ट्रू दिया है, ओके। अब इन्वर्टर और नॉट गेट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट लॉजिक है। बाकी सभी डबल हैं, लेकिन ये एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट लॉजिक है और ये उल्टा काम करता है। यानी कि अगर इसे ट्रू इनपुट मिलेगा तो ये फॉल्स रिजल्ट देगा और फॉल्स रिजल्ट मिलेगा तो ये ट्रू इनपुट देगा, ओके। खेल रहा है ये। NAND गेट ये इनवर्स होता है एंड गेट के, ठीक है। यानी कि ये फॉल्स रिटर्न देगा अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं और ट्रू देगा अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, ओके। इसमें देखिए दोनों कंडीशंस फॉल हैं, इसने ट्रू रिजल्ट दिया है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, इसने फॉल्स रिजल्ट दिया है। उसके बाद आता है नॉर गेट, इसे इनवर्स ऑफ और गेट भी कहा जाता है। यानी कि ये ट्रू देगा अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, वरना फॉल्स देगा, ठीक है। यानी कि दोनों ही कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी ये फॉल्स देगा, सॉरी, इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ कंडीशंस और इनपुट्स आर फॉल्स। यानी कि दोनों इनपुट्स जो हैं अगर वो फॉल्स होंगे तो ही ये ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा हर कंडीशंस में। अगर एक भी ट्रू होगा तो ये फॉल्स नहीं देगा। अब NAND और नॉर गेट्स जो हैं उन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव और या जोर गेट। इट रिटर्न्स ट्रू इफ वन कंडीशन इज ट्रू फ्रॉम बोथ दी कंडीशंस, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। यानी कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ही ये ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। अब इनके कैटेगराइजेशन है 3 तरह के। बेसिक गेट्स में आते हैं एंड और नॉट, ये बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं वो हैं एंड और नॉट। उसके बाद यूनिवर्सल गेट्स में आते हैं NAND, नॉट एंड, नॉर, नॉट और इन्हें बाकी टाइप्स के लॉजिक गेट्स बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। और डेराइव्ड गेट्स जो कि एक्सक्लूसिव और या फिर एक्स नॉर, ये 2 तरह के डेराइव्ड गेट्स होते हैं। अब
हर लॉजिक गेट का बिहेवियर जो है उसे ट्रुथ टेबल के ज़रिए शो किया जाता है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये ट्रुथ टेबल है। ओके, सारे पॉसिबल आउटकम्स जो हैं कॉम्बिनेशंस के वो ट्रुथ टेबल में ही हमें देखने को मिलते हैं। फजी लॉजिक बेसिकली उन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है जिनमें अनसर्टेनिटी होती है, अनश्योरिटी होती है। ठीक है, यानी कि हमें पता नहीं है कि अगला जो लॉजिक है वो क्या हो सकता है, तो इन कंडीशंस में फजी लॉजिक यूज़ किया जाता है और ये हमारे रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है, मेनली वॉशिंग मशीन्स और एयर कंडीशनर्स में। उसके बाद है कंप्यूटर कोड्स। कंप्यूटर में जो कैरेक्टर्स हैं वो डिजिट्स के फॉर्म में मेनली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें 1 और 0 जो कि बाइनरी पोजीशंस हैं, ये कंप्यूटर कोड्स हैं। ओके, ये मेनली 3 तरीके के हैं। BCD ये कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कंप्यूटर कोड है, डिफरेंट है ये। ओके, BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसे IBM ने पॉपुलराइज किया है लेकिन डेवलप नहीं किया। ओके, याद रखना ये चीज़। अब BCD एक मेथड है जिसमें बाइनरी डिजिट्स जो हैं वो डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। डेसिमल होते हैं, डेसिमल बेसिकली 10 डिजिट्स। ओके, 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हो गए। इन BCD सिस्टम देयर इज़ नो लिमिट ऑन द साइज ऑफ नंबर। उसके बाद आता है ASCII या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 1960s में बना था और ये 2 तरीके का होता है, ASCII 7 और ASCII 8। 7 में 7 बिट स्टैंडर्ड कोड यूज़ किया जाता है, 2 की पावर 7 128 इसके जो यूनिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो होते हैं। और 8 में 8 बिट यूज़ किया जाता है जो कि ASCII 7 का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। और 256 पॉसिबल इसमें जो सिंबल्स और कैरेक्टर्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, 0 से 255 तक। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है, अगर एग्ज़ाम में आता है, ऑल्दो नंबर सिस्टम वाली क्लास में भी हम इसे पढ़ लेंगे, बट इसमें अगर 128 कैरेक्टर्स हैं तो उसमें 0 पहला काउंट होगा। ओके, 1 से काउंट नहीं होगा, वरना 1 से 128 तक हो जाएगा वो, जो कि है नहीं। 0 से 127 तक 128 नंबर्स होते हैं, सिर्फ वही काउंट करने हैं आपको। ओके, उसके बाद आती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये 8 बिट की है और इसमें भी 256 कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होते हैं। अब यूनिकोड जो है वो एक 16 बिट कोड है जो कि नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि मेनली चाइनीज़ और जापानीज़ लैंग्वेज जो होती हैं वो यूनिकोड में रिप्रेजेंट की जाती हैं। ओके, तो ये थी आज की क्लास एंड इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसमें से स्पेशली डायोड्स वाला सेक्शन और जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।